गरीब सास बहू की जादुई मछली। सास बहू एक्वेरियम में तैरती एक सुंदर सी मछली को देखकर कहते हैं, बहू, ये मछली कितने सुंदर और प्यारी है ना। अच्छा हुआ जो हमने इसे काटा नहीं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। इस मछली में तो हमारी लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। दुर्गेश, दुर्गेश, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा और पैसे हैं नहीं। तू चिंता मत कर, मैं पैसे लेकर आती हूँ। इस मछली से तू उसको संभाल। अपनी सास की बात सुनकर दुर्गेश अपने पति सोनू को संभालती है। तभी सास उस मछली से कहती है, हे जादुई मछली, हमारी मदद करो। अब मेरा बेटा बहुत परेशानी में है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं उसके लिए तुम्हें अभी पैसे देती हूँ। ऐसा कहकर वो मछली एक तेज रोशनी में सोने की बन जाती है और अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालने लगती है, जिन्हें इकट्ठा करके रमा हॉस्पिटल में जाकर अपने बेटे की जान बचाती है। कहने को वो बहुत गरीब थे, पर उन पर जादुई मछली कैसे आई और कहाँ मिली, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ रमा अपने बेटे सोनू और अपनी बहू दुर्गेश के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे, खाने के लिए उन पर कभी कभी एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। सुबह के समय दुर्गेश चाय बनाकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय और ये अजवाइन के पराठे। अरे तूने ये अभी से क्यों बना दिया? खाने को कुछ नहीं हुआ, दोपहर में तो क्या खाएंगे, खाली चाय दे देती ना। माँ जी, दोपहर के लिए खाने में कुछ नहीं है, इसलिए अभी अजवाइन के पराठे चाय के साथ बना दी, क्योंकि कोई सब्जी भी नहीं है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे माँ जी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भूखे पेट कब तक रहेंगे। पैसे भी नहीं है जो नया कारोबार भी खोल लिया जाए। सोनू जी हमें कितना खुश रखते थे ना माँ जी, पर उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। जब से उनके लीवर में प्रॉब्लम हुई है तब से वो काम नहीं कर पाते हैं, उल्टियां ही होने लगती हैं। उनकी दवाई का खर्चा भी निकालना है। कल रात से वो बहुत परेशान है। बहू, घर का खर्चा चलाना है और घर में कुछ है भी नहीं खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ हम नदी किनारे मछली पकड़ने चलते हैं। उन्हीं को बेचकर घर का छोटा मोटा खर्चा निकाल लेंगे, सोनू की दवाई भी आ जाएगी। अरे हाँ माँ जी, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मछलियों को बेचकर हम थोड़ा बहुत खर्चा चला लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सास बहू मछली पकड़ने नदी किनारे चले जाते हैं और बहुत देर तक जाल फेंक कर रखते हैं, मगर कोई मछली नहीं फंसती। तो दुर्गेश कहती है, माँ जी, क्या हमारी किस्मत इतनी फूटी हुई है कि एक भी मछली हमारे जाल में फंस नहीं रही है इतनी देर से? क्या हम आज की तारीख में कुछ खा पाएंगे भी या नहीं? बहू तो चिंता मत कर, कुछ ही देर में मछली आ जाएंगी। हाँ माँ जी। अरे अरे माँ जी, लगता है जाल में कुछ फंस गया है। चल बहू, पकड़ते हैं। तभी सास बहू के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, जिन्हें वो निकालकर बहुत खुश होते हुए कहती है, अरे वाह माँ जी, हमने तो बहुत सारी मछलियाँ अपने जाल में फंसा लिए। अब हम इन्हें बेच भी देंगे और हमारे रात का खाना भी बन जाएगा। हाँ बहू तो ठीक कहती है, मैं मछलियों को घर ले जाकर पकाती हूँ, तू बाकी मछलियों को बेच कर आ जा। जी माँ जी। ऐसा कहकर दुर्गेश मछली बेचकर पैसे ले आती है और रमा घर जाकर मछली बना लेती है। तभी मछलियों को बेचकर लाए हुए पैसों से वो सोनू को लेकर दवाई दिलाने चली जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, आपके पति की हालत बेहद नाजुक है। मेरी माँ ने तो इनका हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, इनके लिवर में दिक्कत है, टेस्ट वेस्ट होंगे इनके। डॉक्टर साहब, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और हम पर पैसे हैं नहीं। आप कुछ और दवाई दे दो जिससे उनका दर्द बंद हो जाए, ठीक हो जाए। आपकी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए मैं ये दवाई देता हूँ, बाकी उनका बेहतर इलाज हॉस्पिटल में ही होगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। दिन बीतते हैं, सास बहू मछलियों को पकड़कर अपने घर का न मात्र खर्चा चला रही थी, बल्कि अभी भी वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी और ना ही सोनू का इलाज चल रहा था। इस बात से दोनों परेशान थे और अब नदी में मछलियां भी नहीं मिल पा रही थी। सास बहू दोनों नदी किनारे बैठकर फिर से घंटों तक मछलियां पकड़ते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलती। फिर एक प्यारी सी मछली फुदकते हुए नदी में दिखती है। माँ जी देखो ना, वो कितनी प्यारी मछली है। हाँ बहू, प्यारी तो है।
तभी उस मछली को एक मगरमच्छ खाने की कोशिश करता है, जिसे सास बहू जाल फेंक कर बचा लेती हैं और बाकी मछलियों के साथ अपने घर ले आती हैं। सोनू देखना, हमें कितनी सुंदर मछली मिली है। अब करना क्या है, इसका खाना बना ही देती हूँ मैं। जैसे ही दुर्गेश मछली को काटने जाती है, मछली में से एक प्रकाश आता है। वो सोने की बनकर कहती है, देखो मुझे मत काटो, तुमने तो मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए मैं अभी तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। मैं सोने की मछली हूँ और तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दे सकती हूँ। तुम इस कच्चे घर से पक्के घर में आ जाओगी, धनवान हो जाओगी। हाय दैया, तुम बोल भी सकती हो? माँ जी देखिए। हाँ बहू, सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, ये तो सोने की मछली निकली। हाँ, जादुई मछली हूँ मैं, इसलिए बोल भी सकती हूँ। तुम्हारे घर में राशन नहीं है ना, मैं अभी तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ। तभी वो जादुई मछली अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलती है, जिन्हें इकट्ठा करके सास बहू कहती हैं, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो मजा ही आ गया। शुक्रिया तुम्हारा जादुई मछली। हाँ, अब तुम्हारी वजह से हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहू तो इसे एक बाल्टी के अंदर डाल दे, ये तैरती रहेगी। जी माँ जी। ये कहकर दुर्गेश एक बाल्टी में जादुई मछली को डाल देती हैं, जिसके बाद सास बहू उन सोने के सिक्कों को बेचकर पैसों से अपने घर का सारा राशन भर लेती हैं और अच्छा अच्छा खाना खाकर कहती हैं, अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। मैंने तो भरपेट खाना खाया है। अरे सोनू जी, आपको कम खाना खाना था, असर पड़ सकता है आपके पेट पर। अरे कुछ नहीं होगा। वक्त बीतता है। एक दिन दोनों सास बहू फिर से जादुई मछली से सोने के सिक्के मांगती हैं और बहुत सारे सोने के सिक्के से वो अपना एक नया घर खरीद लेती हैं, जिसमें वो बहुत आराम से रहती हैं और जादुई मछली के लिए एक सुंदर एक्वेरियम खरीद लेती हैं, जिसमें वो खुशी से रहती है। तो सास बहू कहती हैं, माँ जी, इस जादुई मछली ने तो हमारी लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। अब हम कितना खुश रहते हैं और इसका ये एक्वेरियम भी कितना अच्छा है। हाँ बहू, इसने हमें इतना अच्छा घर दिया तो इसको भी तो एक अच्छा घर मिलना चाहिए। तभी सोनू के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाकर दुर्गेश को बुलाता है, माँ जी, अब हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन पैसे नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये जादुई मछली, मेरी मदद करो, मेरे बेटे के लिए मुझे पैसे चाहिए। फिकर मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये लो सोने के सिक्के। जादुई मछली के ये कहते ही एक तेज रोशनी में वो सोने की मछली बन जाती है और मुंह से सोने के सिक्के देने लगती है, जिन्हें इकट्ठा करके रमा सुनार को बेचकर बदले में मिले हुए पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाती है, जहां अच्छे तरीके से उसके बेटे का इलाज हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो घर आ जाता है। माँ जी, जादुई मछली की वजह से सोनू आज बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया जादुई मछली, हमारे जीवन को सुधारने के लिए। हाँ बहू। कुछ दिनों बाद सोनू की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है, जिससे वो काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर एक बूढ़ा रोता हुआ व्यक्ति कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे घर में खाने पीने का कुछ नहीं है। बाबा, आप चिंता ना करें, आपकी सारी परेशानियां मैं समझ सकती हूँ। आपके जैसे दिन मैंने भी देखे हैं। आप रुके, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। तभी दुर्गेश जादुई मछली से सोने के सिक्के मांगती है, जिससे जादुई मछली सोने की बनकर मुंह से सोने के सिक्के उगलती है और उनको लाल पोटली में डालकर बहू उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। बाबा, इन सोने के सिक्कों से आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। अगर और चाहिए हो तो हमारे पास आ जाना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तेरी वजह से आज मैं और मेरी पत्नी अच्छे से खाना खा पाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। ऐसा कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। जादुई मछली की मदद से उनके पास सब कुछ था, साथ ही गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं वो और खुशी खुशी रहने लगते हैं। 3 जादुई बांस के हीटर। 5 साल के पंकज को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसकी माँ प्रेमा कंबल ओढ़ाकर कहती है, बेटा तू जब तक कंबल ओढ़, मैं हीटर जलाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी कर दो, बहुत ठंड लग रही है माँ। प्रेमा जैसे ही हीटर चालू करती है, उसकी रोशनी से छोटा सा पंकज सोने का बन जाता है और सोने की मूर्ति प्रतीत होता है। अपने बेटे को ऐसा देखकर प्रेमा पागल की तरह रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया?
मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, चाहे तो मेरी ये धन दौलत मुझे जो वरदान दिया है वो भी वापस ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए भगवान। बाप रे बाप, ये हमारे छोटे से पंकज को क्या हो गया बहू? माँ जी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना पंकज वापस चाहिए, मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, मैं गरीबी में ही ठीक हूँ। आखिर प्रेमा कौन से वरदान के बारे में बात कर रही थी? आखिर ये वरदान उसे किसने और क्यों दिया? और उसका बच्चा एक हीटर की रोशनी से सोने का कैसे बन गया? इस असमंजस भरे दृश्य की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां जौनपुर नामक गांव में प्रेमा अपने पति विराज और सास निर्मला के साथ रहती थी। साथ ही उसका 5 साल का बेटा पंकज था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, पर गरीबी इतनी थी कि वो चाहकर भी अपनी चाहतें पूरी नहीं कर पाते थे। सब चीजों से मन मार कर ही रहना पड़ता था, जैसे कि कम खाना, खाना दाल चावल बनाना, कभी नए कपड़े ना आना, टूटी चप्पल पहनना आदि। विराज की कम नौकरी में गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। 3 महीने पहले ही वो चल बसा, जिससे पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। इससे प्रेमा को खुद और अपने बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। पंकज बेटा, आज खाना खा ले, यही दाल चावल है, फिर और भूख लगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। माँ जी मैं क्या करूं? बहू, घर में रखे पैसे खत्म हो गए, घर का खर्चा चलाने के लिए अब कोई काम तो करना ही होगा। माँ जी मैंने काम तलाशने की कोशिश की, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। ऐसे में मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बांस का ही काम कर लूं। मैं समझी नहीं बहू, तू क्या कहना चाहती है? माँ जी, विराज जी बांस का काम करते थे ना, बांस की कुर्सी टेबल मेज बनाया करते थे, तो ये सब देखते देखते मैंने भी सीखा था। तो इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना मैं हीटर बना लूं? इस समय लोग खरीद भी लेंगे और हमारे काम भी आ जाएगा। हाँ बहू, अगर तुझे ये सब बनाना आता है तो तू ये सब कर ले, पंकज को मैं संभाल लूंगी थोड़ी देर। ठीक है माँ जी, अब से मैं यही बनाया करूंगी। माँ जी मैं उसके लिए बांस लेकर आती हूँ जंगल से। ऐसा कहकर प्रेमा जंगल जाकर बांस इकट्ठा कर लेती है और घर आकर बांस के हीटर बना देती है, जिसे वो अपनी माँ जी को दिखाकर घर के बाहर ही हीटर बेचने लगती है। हीटर ले लीजिए, हीटर जो रखे आपको सर्दियों में गरम सस्ता टिकाऊ हीटर ले लीजिए, बांस का बना बिल्कुल सस्ता हीटर। बहन जी हीटर ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको गर्माहट देगा। हट हट, तू जैसी विधवा से तो कुछ ना लूं मैं, कहीं तेरी मनहूसियत मेरे घर आ गई तो। बहन जी ऐसा मत कहिए, कुछ तो ले लीजिए, मेरे घर में 2 पैसे आएंगे तो मैं और मेरा बच्चा, मेरी माँ जी खाना खा लेंगी। अरे अगर भीख ही मांगनी है तो रोड पर जाना, ये बांस के हीटर बेचने का ढोंग क्या कर रही है? भाई साहब आप तो ले लीजिए, आपके काम आएगा। अंकल आप ले लीजिए। अरे जा जाकर भिखारी कहीं और भीख मांग। अरे कोई तो खरीद लो। साहब आप ले लीजिए, इतनी देर से एक भी बोनी नहीं हुई। ऐसे बांस के हीटर बेचते हुए उसे 3 दिन बीत जाते हैं, पर कोई उसका बांस का हीटर नहीं खरीदता। आखिर एक रात तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटे को जैसे तैसे पड़ोस से मांगकर खिला दिया। तभी रोते हुए प्रेमा कहती है, हे भगवान, इतना कष्ट भरा जीवन क्यों दे रहे हो आप? ऐसी ही गरीबी ही देनी थी तो जीवन क्यों दिया? पति भी छीन लिया, कम से कम खाने के लिए ही कुछ जुटा दो। सुना है जो भगवान खाने के लिए चोंच देता है वही दाना भी देता है, पर यहाँ तो मुझे कोई और आसार दिख ही नहीं रहा। कैसे रहेगा मेरा बच्चा और बूढ़ी माँ जी? मुझे अपना ख्याल नहीं है, उन दोनों की चिंता है। हे भगवान, हमारे जैसे गरीब लोगों की भी सुन लीजिए। तभी प्रेमा के आंसू देखकर देवी प्रकट होती है और वो कहती है, तुम्हारी संघर्ष भरे जीवन का अनुभव है मुझे, पर अब चिंता मत करो, तुम्हें ऐसी अब किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बांस के इन 3 हीटर को वरदान देती हूँ। अब ये जादुई हीटर हो चुके हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। प्रेमा जब तक कुछ पूछती वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी प्रेमा कहती है, देवी माँ ने मुझे क्या जादू का वरदान दिया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये हीटर तो ऐसे के ऐसे ही है, पर अगर उन्होंने वरदान दिया है तो मुझे देखना चाहिए। पहले इस हीटर को जलाकर देखती हूँ।
ये कहकर प्रेमा जैसे ही हीटर का प्लग लगाकर उसे जलाती है तो उस हीटर की रोशनी पास पड़े गमले पर पड़ती है जो कि एक सोने का हो जाता है। ये देखकर वो कहती है, बाप रे बाप, इसकी रोशनी से तो गमला सोने का हो गया। ये क्या है बहू, ये गमला सोने का कैसे बन गया? मैंने देखा हीटर चलाते हुए तुझे। माँ जी, मुझे देवी माँ ने वरदान दिया है जिसके कारण इस हीटर से ये सोने का हो गया। मैं दूसरा हीटर जलाती हूँ। ये बोलकर प्रेमा दूसरे हीटर को जलाती है जिसकी रोशनी से सामने रखे कांच की चूड़ियां डायमंड की चूड़ियां बन जाती हैं, जिससे दोनों खुशी से उन चूड़ियों को पहन लेती हैं। फिर तीसरा हीटर जलाती है जिससे गरम गरम हवा आती है और कहती है, अरे वाह वाह माँ जी, मजा आ गया। अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म, सोना भी है, हीरा भी है और इस ठंड से बचने के लिए गर्म हीटर भी है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें झोपड़पट्टी में रहने की जरूरत नहीं है और हमारा पंकज स्कूल भी जाएगा और हमें खाने की दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ माँ जी। इस तरह सास बहू सोने और हीरे के हीटर की मदद से सामने रखी चीजों को हीरे और सोने का बना लेते हैं। फिर उसे सुनार पर जाकर बेच देती है जिसके बदले में पैसों से वो एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। पंकज स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। घर में खाने का सारा सामान मौजूद हो जाता है। 1 महीना अच्छे से बीतता है। उनके द्वार पर एक पत्नी अपने पति व्हील चेयर पर लाकर उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बहन, ओ बहन, मेरी मदद करो। हम दोनों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और इन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाना है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ पैसे दान कर दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए चलाती हूँ, आप अंदर आइए। तभी प्रेमा उन्हें बिठाकर खाना खिलाती है और सोने के हीटर के पास पंकज के खाने के बिस्कुट रख देती है। हीटर की रोशनी से वो बिस्किट सोने के बिस्किट बन जाते हैं जिन्हें वो उनके हाथ में थमाकर विदा कर देती है। साथ ही वो ऐसे गरीब लोगों की मदद करती है। पर एक दिन उसके बेटे को बहुत ठंड लगती है तो निर्मला कहती है, बहू देख, पंकज को बहुत ठंड लग रही है, जरा इसके लिए तीसरा वाला गर्म हवा का हीटर चला दे। जी माँ जी। ले बेटा, जब तक तू ये कंबल ओढ़ ले, मैं हीटर जलाती हूँ। ऐसा कहकर अनजाने में सोने का हीटर वो जला देती है जिसकी रोशनी से उसका बेटा सोने का बन जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और कहती है, भगवान जी, क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा सोने का बन गया। मेरा बेटा वापस कर दीजिए मुझे। भगवान, मुझे ये दौलत, शोहरत, जादू हीटर नहीं चाहिए। मुझे पहले जैसी अपनी गरीबी में जीना है। ये सब ले लो, बस मुझे मेरे बच्चे को दे दो। उसके बहुत रोने और गिड़गिड़ाने पर वो देवी माँ फिर से प्रकट होकर कहती है, ठीक है, अगर तुम यही सब चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को पुनः ठीक कर देती हूँ और ये जादुई हीटर बांस का ही बना देती हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने आशीर्वाद से पंकज को पहले जैसा बना देती है और उसके जादुई हीटर को भी साधारण कर देती है और चली जाती है। इसके बाद प्रेमा अपने बच्चे को चूमते हुए गले लगा लेती है। माँ जी, देखिए पंकज पहले की तरह हो गया है। मेरे पास ये है ना तो सब कुछ है। मैं अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। प्रेमा के पास से जादुई हीटर चले जाते हैं, लेकिन उन जादुई हीटर से घर और बाकी चीज अभी भी थी। बाकी की जिंदगी वो कोई काम करके बिता देती है। जादुई टोकरी। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातियों से माँ। जब देखो अपनी बड़ी बेटी की गुण गाती रहती हो। मैं तो जैसे आपको फूटी आँख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा, रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते। वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुँचती है। दोनों मिलकर लकड़ियाँ बटोर कर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती है। माँ,
खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं, जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुझ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, फल का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली, उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन के खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला। ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया, इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा बिना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें 1 अंश या 1 गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लर निकालती है। ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी।
विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती, वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भारी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं, उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है। चंट जेठानी शरीफ देवरानी। यूं तो शर्मा जी का जॉइंट परिवार अपनी आदर्शवादी सोच के लिए पूरे सारंगपुर गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया शुभ शर्मा थे। परिवार में उनकी पत्नी कादम्बरी, 2 बेटे पुनीत, दर्श, बेटी निम्मी और पुनीत की पत्नी जूली थी। अरे जूली, बहुत जल्दी से मेरी चाय तो दे दो। लाई ससुर जी। जूली भाभी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ, बस 2 मिनट निम्मी। जूली, मेरा बटुआ कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दे दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। भाभी प्लीज मेरी पहले शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे भैया से पहले ऑफिस पहुंचना है। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि पहले किसका काम निपटाए और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कादम्बरी कहती है, अरे क्या हुआ जूली बहू, तू ठीक तो है? कुछ भी नहीं माँ जी, यहाँ किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता। अरे मैं बहू हूँ, रजनीकांत का बनाया चिट्टी बाबू नहीं, जो फट से सब कुछ कर दूं। मुझसे अब और अकेले नहीं होगा। मगर बहू, इसका हल क्या है? सासू माँ, हल ये है कि आप देवर जी की शादी करा दीजिए। 2 बहू होंगी तो मिल बांटकर मिनटों में काम हो जाएगा। सास को बहू की बात जच जाती है, जिसके बाद वह बहू तलाशने में जुट जाते हैं और शर्मा परिवार की तलाश सिया नाम की सुंदर सी लड़की पर खत्म होती है और पूरे गाजे बाजे के साथ सिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सिया बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को बिखेर कर भीतर आओ। जी माँ जी। बहू, अब तक इस घर को तेरी जेठानी ने संभाला था, मगर अब छोटी बहू होने के नाते तुझे उसका बराबर हाथ बटाना होगा। जी माँ जी। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी बड़ी हड़बड़ाहट के साथ रसोई में पांव रखती है। आज उठने में इतनी देरी हो गई, पता नहीं इतने कम समय में नाश्ता कैसे बनाऊंगी। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, क्योंकि मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे वाह, इसने तो सफाई से लेकर रसोई दोनों संभाल लिया, मगर ये बात मैं जताऊंगी नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई? देवरानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो खो जाऊं। और दूसरी बात, नई बहू होने के नाते पहली रसोई तो तुम्हें ही पकानी थी, मगर आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। ये मेरा नहीं बल्कि माँ जी का हुक्म है। माँ जी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ जेठानी जी। बेचारी शरीफ देवरानी अपनी चट चालाक जेठानी की चाल समझ नहीं पाती और रोजाना रसोई में खुद ही खाना पकाती। ये देखकर कादम्बरी एक दिन जूली से कहती है,
क्या बात है जूली बहू, मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिन से तेरी देवरानी दिन भर अकेले ही सारे घर में नाचती रहती है और तू एक तिनका भी नहीं उकसाती। ये सुनकर चंट जेठानी के चेहरे पर डर की चपत जकड़ जाती है और वह मन में कहती है, कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अरे क्या हुआ जूली बहू, सांप सूंघ गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी देवरानी को अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, इसलिए सिया ने मुझे काम से छुट्टी दे दी है। मगर गुजरते दिनों के साथ देवरानी सभी की चहेती बन जाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, पेट भर गया मगर मन है कि भरता ही नहीं। सच सिया, तुम्हारे हाथों के खाने में संजीव कपूर जैसा स्वाद है। 90 तुले मिर्च मसालों के साथ जायकेदार खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया जेठ जी। सच छोटी बहू, जब से रसोई की बागडोर तेरे हाथों में आई है, मुझे हाजमे की गोली नहीं खानी पड़ती। ससुराल वालों के मुंह से अपनी देवरानी की वाहवाही सुनकर जेठानी भीतर ही भीतर जल भुनकर कहती है, जरा देखो तो इन दगाबाज ससुराल वालों को, सालों से मेरे हाथों का खाना खाते रहे, तब तो सभी के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसी शाम, अरे जूली बहू जरा सुन तो। जी माँ जी कहिए। देखना, तेरे देवर ने सुबह ही मुझे भाजी तरकारी लाने के पैसे दिए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। जा जाकर अपनी देवरानी को गट्टे की सब्जी बनाने को बोल दे, और हाँ, उसे कह देना कि नमक मिर्च हमेशा की तरह नपा तो ला ही रखेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। चालाक जेठानी मन ही मन साजिश बुनते हुए रसोई घर में दस्तक देती है। देवरानी जी, वो सासू माँ ने कहा है कि रात के खाने में गट्टे की सब्जी बनाना, और हाँ, सब्जी तीखी और चटपटी बनाना माँ जी ने कहा है। मगर जेठानी जी, माँ जी तो हमेशा कम मिर्च मसाले की ही सब्जी पसंद करती हैं। फिर सिया, शायद माँ जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो, तभी तो उन्हें तीखी सब्जी का चटकारा लगाने का चस्का चढ़ा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी जेठानी झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद देवरानी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के पास आती है, जिसे देखकर चालाक जेठानी मन में कहती है, जैसे ही सासू माँ इस तीखी सब्जी का चटकारा लगाएंगी तो ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ेंगी। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट बाद, अरे मोरी मैया मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? क्यों री कल मुही, महीनों भर के मिर्च मसाले बरनी इस गट्टे की सब्जी में ही स्वाहा कर दी क्या? मगर माँ जी, आपने ही तो जेठानी जी से तीखी सब्जी बनाने को बोला था। देवरानी जी, मैंने कब कहा? कुछ भी कहानियां मत बनाओ। भरे ससुराल वालों के सामने जेठानी को झूठ बोलता देख शरीफ देवरानी सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब जेठानी जी का किया धरा है। शायद ये मेरी शराफत को मेरी बेवकूफी समझ रही हैं। अगर ये खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं, इनकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अगले दिन, अरे सिया बहू, सुन तो जरा। जी ससुर जी। वो मेरा खाकी रंग का कुर्ता गंदा हो गया है, जूली बहू कपड़े धो रही है, उसे दे देना, धो देगी। मिल गया मौका अपनी चंट जेठानी को सबक सिखाने का। सिया अपने ससुर के कुर्ते को अपने कबर्ड में रख देती है और रात होने पर दबे पांव छत पर जाकर कपड़ों के बीच सुखा देती है। अगली सुबह, अरे सुन बहू, जरा अपनी जेठानी से मेरा कल वाला कुर्ता लिया। जी लाई ससुर जी। जैसे ही ससुर कपड़ों पर जमी गंदगी देखता है तो जूली को बुलाहट लगाता है, जिसके साथ सारा घर उठकर हॉल में आ जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हैं? क्यों बड़ी बहू, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? ये किस तरीके से कुर्ता धोया है जो गंदगी जैसी की तैसी बनी हुई है? मगर ससुर जी, मैंने तो ये कुर्ता धोया ही नहीं। मगर जेठानी जी, मैंने तो आपको कहा था कि ससुर जी का कुर्ता सबसे पहले धोना, फिर भी आपने काम चोरी करने के चक्कर में कुर्ते को ऐसे ही सुखा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर, अरे ये अगर मगर बंद कर, समझी ना, निकम्मी निठल्ली कहीं की, इसी दिन के लिए देवरानी चाहिए थी। क्यों जूली, ऐसी वाहियात हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शायद तुम्हें सिया से सीखने की जरूरत है कि ससुराल कैसे संभालते हैं। ससुराल वालों के ताने सुनकर जेठानी के दिल में बसी अपनी देवरानी के लिए जलन जुबान पर आ जाती है।
सिया सिया सिया, जिसे देखो मेरी देवरानी की गाथा लिए बैठा है। जब से इस देवरानी ने इस घर में दस्तक दी है, बड़ी बहू को तो सबने जैसे बिसार ही दिया है। इस गरीब घर से आई 2 कौड़ी की देवरानी और आप सभी जरूरत से ज्यादा ही जान छिड़कते हैं इस गंवार गरीब पर। इसलिए मुझे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए आप हमेशा मेरे बने कामों को बिगाड़ती थी, कभी खाने को खराब करके, कभी साफ सुथरे घर में कूड़ा बिखेर कर। झूठ बोल रही है ये, आप इसके शरीफ चेहरे पर मत जाइए। बस कर बहू, तूने खुद अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लिया। क्रोध, जलन और बैर इंसान की बुद्धि को खा जाता है, तेरी तरह। आखिर में ससुराल वालों के सामने चालाक जेठानी की पोल पट्टी खुल जाती है। उस घड़ी जेठानी की जुबान पर पछतावे की चपत पड़ी हुई थी। कड़वा कथन है, मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का एक शब्द भी उस पर भारी पड़ जाता है।